चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से गुड इवनिंग और यूथ क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और मैं बता दूं, एक तो 3 दिन पहले लैपटॉप में मेरे जो स्क्रीन होती है वो ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, है ना। तो अभी भी लैपटॉप बना नहीं है, तो मैं आपको रिकॉर्ड क्लास जो है वो दे रहा हूँ। और आजकल निर्वाचन ड्यूटी है, तो उसकी वजह से कई बार समय नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। लेकिन फिलहाल निर्वाचन का टाइम है, तो कुछ दिन और लगेंगे ऐसे जब हम निर्वाचन में बिजी रहेंगे, है ना। तो देखिएगा, अपनी तैयारी जो है बिल्कुल पीक लेवल पर करें, है ना। बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी है इस बार जो भी है, जैसा भी है, पूरे कंटेंट के साथ हमने उतरना है। यूके SSC के जो एक बहुत बड़ी मिथ्या है, ठीक है, उसको पार करना है। तो इसी क्रम में आज उत्तराखंड में हरिद्वार जिला हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट जिला है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि देखिएगा बहुत बड़ा क्षेत्रफल में तो बहुत छोटा है, लेकिन जनसंख्या में बहुत बड़ा जिला है ना। आपको पता होगा, क्षेत्रफल में बहुत छोटा है और जनसंख्या में बहुत नंबर 1 पे है। तो इसी क्रम में बच्चों हम लोग अपनी उत्तराखंड जिला सीरीज की अगला जिला सीरीज शुरू कर रहे हैं, हरिद्वार पार्ट 1, ठीक है। पार्ट पहला लिख लीजिएगा। देखिएगा, इसका ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व है उत्तराखंड के नजरिए से। यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट चीजें, बहुत से इंपोर्टेंट शासक जैसे अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, विक्रमादित्य हो गया, मानसिंह अकबर का सेनापति हो गया, उन सब के रिलेशन रहे हैं हमारे हरिद्वार से। उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि हरिद्वार जो है गंगा एरिया में आता है, तो हरिद्वार का जो उद्गम क्षेत्र है, गंगा का लगभग वहां से फिर देवप्रयाग से हमारी गंगा 96 किलोमीटर जो है उत्तराखंड में बहती है। तो उस गंगा के महत्व को दिखाते हुए हरिद्वार का अपना एक अलग महत्व है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, तो ये जो हरिद्वार है इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हर का द्वार इसे बोला जाता है, ठीक है। देखिएगा, जो वैष्णव है, यानी कि जो मैं आपको बता दूं, जो शिव के उपासक है वो इसे हरद्वार बोलते हैं, ठीक है। हरद्वार, हरिद्वार नहीं, हरद्वार। और जो वैष्णव के अनुयायी हैं, अलवार और नयनार, आपने सुना होगा, नयनार शैव थे और अलवार में आपको बता दूं वैष्णव थे, ठीक है। तो ये इन्हें हरिद्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिद्वार बोलते हैं। और शिव के जो उपासक रहते हैं वो हरिद्वार को हरद्वार बोलते हैं, और जो वैष्णव के उपासक है वो हरिद्वार को हरिद्वार बोलते हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक काफी महत्व है इस जिले का। इस जिले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। इसके एक पॉइंट, एक चीजें हम लोग लेते हुए चलेंगे, पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो आज 31 तारीख है, हरिद्वार जिला पार्ट 1 आप लोग कीजिएगा। और जितने भी बच्चे नोट्स बना रहे, इंपोर्टेंट सीरीज लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। जिला सीरीज को इंपोर्टेंट जिला सीरीज। अब देखिएगा बच्चों, मैं आपको बताता हूं, है ना। हरिद्वार जो जिला है इसका बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। तो सबसे पहले इस जिले की स्थापना की बात करते हैं, तो 28 दिसंबर, ठीक है, 1988 को उत्तराखंड के इस जिले का गठन हुआ था, ठीक है। 1997 में, ठीक है, इसे मेरठ मंडल से अलग कर सहारनपुर में डाला गया था, सहारनपुर में डाला गया। बाद में जब उत्तराखंड बना 2000 में, तो उत्तराखंड बनने के बाद इसे गढ़वाल मंडल में डाल दिया गया। आपको पता होगा, वर्तमान में गढ़वाल मंडल का एक भाग है। तो इस तरह से हरिद्वार का है। स्थापना पूछेगा 28 दिसंबर 1988, 1997 में मेरठ से सहारनपुर में डाला गया और 2000 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। समझ में आया ना? सब चीज लिखते रहिएगा, कुछ भी चीज मिस नहीं करनी है, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, इसका जो है पौराणिक बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे विक्रमादित्य के भाई थे, ठीक है। विक्रमादित्य के भाई थे भृतहरि, विक्रमादित्य थे, इनके भाई का नाम था बर्दर रिलेशन में भृतहरि, ठीक है। तो हरिद्वार जो हर की पौड़ी आज वर्तमान आप देख रहे हो, ठीक है। तो विक्रमादित्य के जो भाई थे भृतहरि, ठीक है, इनका साधना स्थल हुआ करता था वो, समझ में आया ना, इनका साधना स्थल हुआ करता था।
तो इन्होंने यहाँ पे साधना की, किसने? विक्रमादित्य के भाई भृतहरि ने। साधना करने के साथ साथ इन्होंने इस महत्व को देखते हुए यहाँ पे 2 रचनाएं की हैं। मतलब भृतहरि ने 2 रचनाएं की है। एक तो जो इनकी 2 रचनाएं हैं लिख लीजिएगा, एक तो वैराग्य शतक, वैराग्य शतक, दूसरा लिखेगा नीति शतक, दूसरा लिखेगा नीति शतक। एक वैराग्य शतक, दूसरा लिखेगा नीति शतक, ठीक है। तो विक्रमादित्य के भाई थे भृतहरि, इनका हरिद्वार जो हर की पौड़ी है वर्तमान में, जिस टाइम पे ये साधना करते थे उस टाइम पे हरिद्वार जो हर की पौड़ी है वो एग्जैक्ट बना नहीं हुआ था बच्चों, है ना। तो इन्होंने हर की पौड़ी वाले एरिया को ही अपना क्या बनाया था? साधना स्थल बनाया था। तो यहीं पे रह के बताते हैं कि इन्होंने दो रचनाएं की है, एक वैराग्य शतक, एक नीति शतक। अब देखिएगा बाद में जब भृतहरि मर गए तो इनके भाई विक्रमादित्य ने, ठीक है, इनकी स्मृति में कह सकते हो, इनकी याद में कह सकते हो, इनकी जब जो इन्होंने साधना स्थल था उसकी यादों में कह सकते हो, यहाँ पे सामने पैड़ियों का निर्माण किया, सीढ़ियां जिसे बोलते हो, पैड़ियों का निर्माण किया, ठीक है। यहीं पे जो हमारा हर की पौड़ी है वहां पे पैड़ियों का निर्माण किया, लिख लीजिएगा, वहां पे पैड़ियों का निर्माण किया, लिख लीजिएगा। और इसके ठीक सामने एक भवन बनाया, हर की पौड़ी के ठीक सामने एक भवन बनाया जिसे डांट काली लिखेगा, डांट काली, डांट वाली, सॉरी डांट काली नहीं, डांट वाली हवेली बोलते हैं। डांट काली तो आपका हरिद्वार देहरादून जाते वहां पे है। डांट वाली हवेली बनाई जिसे डांट वाली हवेली बोलते हैं। तो कल के दिन में हो सकता है आपसे फ्यूचर में पूछ दे कि डांट वाली हवेली किसने बनाई, तो विक्रमादित्य ने। क्यों बनाई? रीजन दे दोगे कि उसके भाई ने इस वाले एरिया में जो हर की पौड़ी है यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने अपना तपस्या स्थल इसको बनाया था। यहाँ पे 2 रचनाएं की थी, वैराग्य शतक और नीति शतक। तो इनकी स्मृति में इन्होंने हर की पौड़ी में पैड़ियां लगाई, जो सीढ़ियां है सीढ़ियां लगाई। साथ ही यहाँ पे इन्होंने इनकी याद में इस हर की पौड़ी के ठीक सामने एक हवेली बनाई, जिस हवेली का नाम क्या था? डांट वाली हवेली। आगे चल के बच्चों जो हर की पौड़ी है, ठीक है, उस पे पैड़ियां यानी कि सीढ़ियों का तो निर्माण विक्रमादित्य ने किया। बाद में वो सीढ़ियां धीरे 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 करके आपने देखा होगा, है ना, थोड़ा मतलब बहुत ही ओल्ड अवस्था में आ गई, ठीक है। तो इसका जीर्णोद्धार फिर बाद में हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराने का श्रेय, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराने का श्रेय जो है वो अकबर के सेनापति मान सिंह का है, जो जोधा भाई का भाई था, ठीक है, मान सिंह। तो बाद में जो है वर्तमान स्वरूप बताते हैं हर की पौड़ी को, ठीक, किसने दिया था? मान सिंह ने दिया था। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे जो पौड़ियां यानी कि सीढ़ियां लगाई वो विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में लगाई थी। वर्तमान स्वरूप या जीर्णोद्धार कह सकते हो वो अकबर के सेनापति मान सिंह ने करवाया था। क्योंकि मान सिंह देखिएगा, ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करता था, ठीक है, भारमल मतलब जो कच्छा शासकों से ये रिलेट करता था, जोधा भाई का भाई था। तो कहीं ना कहीं इसकी आस्था थी इस एरिया से, इस जगह से, क्योंकि जो हरिद्वार का गंगा जल है, मैं आपको बता दूं, अब आप स्टोरी सुन लो। तो हरिद्वार का जो गंगा जल है, ये गंगा जल, इस गंगा जल का यूज बताते हैं कि जो अकबर है, समझ में आना, जो अकबर है इस गंगा जल का यूज अपने किस में करता था बताइएगा? अपने रसोई घर में खाना बनाने के लिए करता था। रसोई घर में खाना बनाने के लिए अकबर इस हरिद्वार के गंगा जल का यूज करता था। तो इन सब को देखते हुए मानसिंह प्रेरित हुआ। एक बार मानसिंह ने आया, यार ऐसा क्या है हरिद्वार में कि अकबर स्पेशल वहीं का गंगा जल मंगा रहा है ना, क्योंकि इलाहाबाद में भी गंगा आती है, लेकिन स्पेशल क्या है? तो यहाँ आया तो इसने देखा यार ये जो विक्रमादित्य ने यहाँ पे अपनी भाई की याद में पेड़ियां बनाई हैं, ये थोड़ा मतलब ओल्ड अवस्था में आ गई है, काफी पुरानी हो गई है, तो इनका जीर्णोद्धार कर देते हैं। तो इसने पूरी हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार किया। यहां तक बताया जाता है कि बच्चों जो मानसिंह है इसे आधुनिक हरिद्वार का निर्माण करता भी बोला जाता है। कई किताबों में उत्तराखंड के कई राइटरों ने इन सब को देखते हुए मानसिंह को हरिद्वार का जो है क्या मान रखा है बताइएगा? एक प्रकार से निर्माण करता भी मान रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, जो फैक्ट मैंने पढ़ा। चलेगा, आगे चलते हैं।
आगे देखिएगा बच्चों, अकबर के काल में इस सब की जानकारी अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, आपने देखा होगा, ठीक है। अबुल फजल जो था, इसने आईने अकबरी, जिसे अकबरनामा कहते हो, आईने अकबरी, ठीक है, अकबरी, इसे ही हम अकबरी नामा भी बोलते हैं, अकबरनामा भी बोलते हैं इसी बुक को, ठीक है। क्या बोलते हैं? अकबरनामा, ठीक है। तो इस पुस्तक में ये सब जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, इस पुस्तक के जरिए हमें ये पता चलती है सब चीज। ये किसने लिखी थी? जिसने अकबर की बायोग्राफी लिखी थी। बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है, तो अकबर की जीवनी आईने अकबरी है, अकबरनामा, जो अबुल फजल में लिख रखी है। इसमें इसने हरिद्वार का भी वर्णन कर रखा है। पूरी जो स्टोरी मैंने इससे पहले बताई, मानसिंह और अकबर गंगा का पानी का यूज रसोई घर में करता था, वो सब आईने अकबरी से मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज याद रखेगा। कल के दिन में वो कुतेर के करेगा कि अकबर के शासनकाल की हरिद्वार से जो उसके रिलेशन थे, उसकी जानकारी किससे मिलती है? आईने अकबरी से। आया समझ में? चलिए अब देखिएगा बच्चों, अकबर के बाद जो है, आपने देखा होगा जहांगीर है ना, सलीम जिसे बोला जाता था, जहांगीर शासक बना। जहांगीर है ना, जहांगीर शासक बना। जहांगीर के शासनकाल में पहला अंग्रेज जो है वो हरिद्वार आया 1608 में। टॉम कारियट लिखेगा, टॉम कारियट, ठीक है। तो टॉम कारियट जो था, जहांगीर के शासनकाल में पहला ऐसा अंग्रेज था जो हरिद्वार की धरती पे आया था, हरिद्वार की भूमि पे आया था, ठीक है। तो टॉम कारियट ने क्या देखा, जो गंगा है उसको और उसकी आस्था के, उसके आसपास आस्था को देखते हुए उसने देखा यार ये तो पूरी शिव नगरी है, समझ में आया ना। उसने देखा पूरी शिव नगरी है। तो 1608 में जब जहांगीर के शासनकाल में टॉम कारियट कहां आया था? हरिद्वार आया था। तो इसने हरिद्वार के महत्व को देखते हुए हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या कहा? शिव की राजधानी, शिव की राजधानी कहा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, शिव की राजधानी किसने हरिद्वार को कहा? तो टॉम कारियट। कब? 1608 में। किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर। इसके बाद बताते हैं कि इसके 12 साल बाद, यानी 1620 में, ठीक है, खुद जो जहांगीर था वो भी हरिद्वार आया, क्योंकि टॉम कारियट ने उसे बताया कि प्रभु आप यहीं पे रहोगे, वहां नहीं देखोगे क्या? इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, लोग इतने ज्यादा आस्था है उनकी हरिद्वार पे। मैंने उनकी आस्था को देख के उसे शिव की राजधानी घोषित कर रखा है। एक बार आप भी जाओ, दर्शन करो, क्या पता, है ना, आपका शासन अच्छा चले। तो इन सब को देखते हुए 1620 में जहांगीर भी जो है हरिद्वार पहुंच गया। आया समझ में? ठीक है। अब देखिएगा बहुत ज्यादा ठंड है, सर्दी जुकाम है, तो इसके लिए मैं पहले भी बता रहा हूं, आज काफी दिन हो गए हैं। तो इसके बाद देखिएगा 634 की कहानी आप लोगों को बताते हैं, है ना। 634 में ह्वेंग सांग, ठीक है, चीनी यात्री था ह्वेंग सांग, ठीक है। 634 में ये जो है, एक बार फिर से बता रहा हूं, हर्ष के शासनकाल में, इस टाइम पे हर्ष के शासनकाल में आया था ना ह्वेंग सांग, हर्ष, ठीक है। हर्ष के शासनकाल में ये भारत आया था। तो हर्ष के शासनकाल में ही ये 634 में जो है, लिख लीजिएगा, हरिद्वार आया। और इसने हरिद्वार को मोयूलो कहा। और देखिएगा चीनी मापतोल होती है ली में, तो इसने उस टाइम पे हरिद्वार का टोटल एरिया 20 ली बताया था। लिख लीजिएगा, 20 ली बताया था। समझ में आया ना। 634 में हर्ष के शासनकाल में ह्वेंग जो है वो हरिद्वार आया। उसने हरिद्वार के महत्व को देखते हुए हरिद्वार को मोयूलो कहा, क्योंकि उनकी भाषा में इसका मतलब जो भी होता हो, उसने हरिद्वार को मोयूलो कहा। और उसने इसका क्षेत्रफल घोषित किया 20 ली, ठीक है। साथ ही उसने गंगा को महाभद्रा करके संबोधित किया था। किसने? ह्वेंग सांग ने। सब लिखते रहिएगा, लिखेगा कि ह्वेंग सांग ने गंगा को महाभद्रा कहकर संबोधित किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने या किस एक व्यक्ति ने एंशिएंट
हिस्ट्री में हरिद्वार आके गंगा को महाभद्रा कहा था? तो ये क्वेश्चन बना सकता आयोग, तो आप सीधे से आंसर दे देना किसने कहा था, हेंगसांग ने कहा था। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आ रहा ना समझ में। चलो आगे देखिएगा बच्चों, आगे चलते हैं। आपने देखा होगा इसके बाद एक अटैक होता है तैमूर लंग का 1398 में। तैमूर लंग का, ठीक है, उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत चल रही होती है, तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में। तो इसी बीच में ये हरिद्वार होते हुए आता है। कई किताब 1399 देती है, लेकिन बहुत सारी किताबें जो है उन्होंने 1398 में ही वो स्टैंड है, वो इधर उधर नहीं हिली है ज्यादा किताबें। तो इनका इतिहासकार था सरूरुद्दीन, ठीक है, इनका इतिहासकार था सरूरुद्दीन, ठीक है। तो सरूरुद्दीन इनका इतिहासकार था। तो इस सरूरुद्दीन ने गंगा को लिखेगा कोपिला या कायोपिल कहा, ठीक है, या कायोपिल। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लग सकता है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गंगा को कोपिला या कायोपिल कहा? तो मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूं। जब 1398 में तैमूर लंग का भारत में आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो इसके साथ इसका इतिहासकार सरूरुद्दीन आया था। तो जब ये लोग हरिद्वार होते हुए गए, तो इसकी बुकों में वर्णन मिलता है कि इसने हरिद्वार को कायोपिल या कोपिला कहा था, ठीक है, लिख लीजिएगा सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? अब इसकी बात, आगे की कहानी बताते हैं। एक बहुत फेमस व्यक्ति रहा है उत्तराखंड के नजरिए से, कनिंगम, ठीक है। कनिंगम क्या था? 1862 से 1865 के आसपास में, याद रखिएगा, ठीक है, भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चीफ था, यानी हेड था। ब्रिटिश सरकार ने इसे उस टाइम का हेड बना रखा था। तो बताते हैं कि कनिंगम ने 1862 से 1865 में तक हरिद्वार का रिसर्च किया। आई बात समझ में? हरिद्वार का रिसर्च किया, क्योंकि इस टाइम पे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड था। तो इसने यहाँ पे 1862 से 1865 तक, याद रखिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूं, हरिद्वार का रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इसने कुछ चीजें सामने रखी, कुछ चीजें खोजी, समझ में ना, कुछ प्राचीन चीजें खोजी और कुछ मंदिर खोजे। तो उसने इनको सामने रखा। सबसे पहले इसने यहाँ पे राजवेन का किला खोजा। ये इंपॉर्टेंट है, राजवेन का किला। तो क्वेश्चन आएगा, राजवेन के किले की खोज किसने की थी? कनिंगम ने। क्यों की थी? आप बता दोगे कि सर 1862 से 1865 में इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चीफ बना रखा था। तो इस टाइम पे ये हरिद्वार में रिसर्च कर रहा था। तो रिसर्च करते टाइम पे इसे यहां पे राजवेन का किला मिला। दूसरा गंगा द्वार लिखते रहिएगा। तीसरा माया देवी मंदिर, लिखेगा, ठीक है, माया देवी मंदिर। एक और लिखेगा नारायण बली मंदिर, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं नारायण बली मंदिर, नारायण बली मंदिर। भैरव मंदिर, अगला लिखेगा भैरव मंदिर। एक और मिला इसे, हर की पैड़ी भी मिली। इसने यहां पे हर की पैड़ी की भी उजागर किया था। हालांकि मानसिंह ऑलरेडी सब बना के चुके थे, लेकिन जब ये सर्वे कर रहा था तो इसको ये चीजें मिली। तो देखिएगा, मैं कल के दिन में क्वेश्चन पूछ सकता हूं बच्चों। चलो आप लोग उत्तराखंड से हो, ठीक है, तो आप लोग एक चीज बताओ, इंटरव्यू ले रहा हूं यार। जब 1862 से 1865 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कनिंगम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बना रखा था, तो उस टाइम पे वो हरिद्वार में रिसर्च कर रहा था। तो जब वो रिसर्च कर रहा था, तो उसने रिसर्च के दौरान किन किन चीजों का उजागर किया? तो आप सीधे बता देना, सर राजवेन का किला, गंगा द्वार, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर और हर की पैड़ी का उजागर इसने किया है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही
साथ ही इसने यहां पे श्रवणनाथ मंदिर, ठीक है, श्रवणनाथ मंदिर के नीचे बुद्ध की समाधि जो है उसको ढूंढा, ठीक है। श्रवणनाथ मंदिर के समीप इसने बुद्ध की समाधि को भी ढूंढा था, बुद्ध की समाधि को भी ढूंढा था, ठीक है, इसी व्यक्ति ने, किसने, कनिंघम ने। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हरिद्वार में सरोवर मंदिर के पास में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बुद्ध की समाधि को ढूंढा था, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा, क्या बताइएगा, कनिंघम। आया समझ में, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्या है, महात्मा गांधी का भी लगाव था 1915 और 1927, ठीक है, 1915 और 1927 इन 2 वर्षों में महात्मा गांधी का हरिद्वार आना हुआ। लिख लीजिएगा 1915 और 1927 में, ठीक है। लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे बताते हैं आपको, है ना, हरिद्वार की स्थिति बताते हैं। अब देखिएगा हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भौगोलिक स्थिति। हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति लिखेगा। हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, लिख लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों जो हरिद्वार है वो बिल्व व नील पर्वत के बीच में गंगा नदी के पैरेलल बसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्व व नील पर्वत में के नीचे तलहटी पर गंगा नदी के आसपास में जो है बसा है। अब देखिएगा हरिद्वार की लोकेशन बताते हैं, तो हरिद्वार से उत्तराखंड के 2 जिले लगते हैं, एक पौड़ी, ठीक है, एक पौड़ी लिखेगा, और एक दून यानी कि देहरादून। ये 2 जिले जो है हरिद्वार से लगते हैं, लिखेगा। बच्चों 1 मिनट है ना, ऐसे ही रहिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो, 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 हाँ जो, हाँ मैं यही तो रूम में, हाँ हाँ पहुंच गए क्या ऊपर? चलेगा बच्चों, एक बार माफी चाहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉल था, है ना। लैपटॉप जो मैंने आपको बताया था सही करवाने दिया था, तो शायद लैपटॉप आ गया है, तो कल से देखते फिर लाइव क्लास का, है ना। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, तो दून और पौड़ी से इसकी सीमा लगती है। देहरादून उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो तीनों ओर से यूपी से घिरा है, ठीक है, तीनों ओर से यूपी से घिरा है, लिख लीजिएगा। इसकी सीमा दून और हरिद्वार से, सॉरी दून और पौड़ी से लगती है, और ये उत्तराखंड का एकमात्र जिला है, लिखेगा, जिसकी सीमा तीनों ओर से यूपी से लगी है, ठीक है, यूपी से कनेक्ट है जो, लिखेगा। और अगला लिखेगा कि जो यूपी है इसका टोटल क्षेत्रफल 2360 वर्ग किमी है, वर्ग किमी है, लिखेगा, ठीक है। इसके बाद ये 10वें नंबर पे है क्षेत्रफल पे, ठीक है। इसके बाद बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, ठीक है। तो ये 10वें नंबर पे क्षेत्रफल पे है। इसके बाद बागेश्वर आता है 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे रुद्रप्रयाग, और फाइनल में हमारा जिला चंपावत, जिसका क्षेत्रफल 1766 किलो वर्ग किमी भी है, ठीक है। अगला लिखेगा, दूर से देखने पे इसकी आकृति
ऊंट के समान लगती है लिखेगा, ऊंट के समान। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला ऊंट के समान, ठीक है। तो बैठे ऊंट के समान इसकी आकृति बनती है लिखेगा किसकी, हरिद्वार की, ठीक है। चलेगा, आगे मैं आपको बताता हूं, है ना। अब देखिएगा इसके बारे में इंपोर्टेंट क्या है, ठीक है। राज्य में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला लिखेगा, राज्य में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला, घनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा जनघनत्व हरिद्वार का है 801, ठीक है। 801 जनघनत्व है इसका, राज्य में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला। दूसरा, राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, राज्य में सबसे ज्यादा नंबर 1 जनसंख्या वाला जिला भी हमारा हरिद्वार है, ठीक है। तीसरा फैक्ट लिखेगा, अभी चुनाव आ रहे हैं ना विधानसभा के, तो राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखेगा राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट भी हमारा हरिद्वार में कितनी, 11, ठीक है। 11 विधानसभा सीट है यहाँ पे। इसके बाद दूसरे नंबर पे देहरादून है जहां पे 10 है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ। चौथा लिखेगा, चौथा फैक्ट लिखेगा कि हरिद्वार जो है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नगरों वाला जिला है, समझ में आना, सबसे ज्यादा नगर, नगरी नहीं, सबसे ज्यादा नगरों वाला जिला है, नगर वाला जिला है, 24 नगर है यहाँ पे, ठीक है। और लिखिएगा, इसी को समझा रहा हूं, पांचवा फैक्ट, राज्य की सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी यहां है, राज्य की सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी, ग्रामीण आबादी की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आबादी का क्षेत्रफल, ग्रामीण आबादी परसेंटेज में, ठीक है। क्योंकि हरिद्वार की जनसंख्या ऑलरेडी ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहां पे ग्रामीण लोगों की संख्या ज्यादा है। अभी बात समझ में, अगर क्षेत्रफल की बात आए तो वो फिर बागेश्वर है, लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा नगर वाला जिला जो है वो हरिद्वार है, लेकिन सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला, समझ में आना, नगरीकृत, नगरीकृत, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो गए थे किसमें, जो अभी लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था। नगरीकृत तो सबसे ज्यादा दून है 55%, ठीक है। सबसे ज्यादा नगर यहाँ है, या नगर है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इन 24 नगरों में ही इसकी सबसे ज्यादा नगरी जो है जनसंख्या रहती होगी। हो सकता है इन 24 नगरों में इसकी 10 लाख जनसंख्या रहती होगी और बाकी 8 लाख जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती होगी, ऐसा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला आपका दून है, लेकिन सबसे ज्यादा नगरों वाला जिला आपका कौन सा है बताइएगा, हरिद्वार। सबसे कम नगरों वाला जिला बागेश्वर है आपका। आया समझ में। अगला फैक्ट लिखिएगा, राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता भी इसी जिले में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता जो है वो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। पुरुष साक्षरता सबसे कम है इस जिले में, इस जिले की पुरुष साक्षरता सबसे कम है, मैं साक्षरता का बता दूं, और सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में है पुरुष साक्षरता, ठीक है। ओवरऑल साक्षरता में सबसे कम यूएस नगर है। ओवरऑल की बात करें कि राज्य में पुरुष महिला को मिला के सबसे कम प्रतिशत पढ़े लिखे लोग कहां हैं, वो है यूएस नगर में, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर आपसे पुरुषों की बात करें तो वो है सबसे कम कहां, हरिद्वार में। महिलाओं की बात करें तो महिला सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हमारे दून में है और सबसे कम पढ़ी लिखी उत्तरकाशी में है, ठीक है। उत्तरकाशी महिला साक्षरता में सबसे नीचे स्थान रखता है। तो अलग अलग डाटा है। पुरुष साक्षरता में नंबर 1 में रुद्रप्रयाग, सबसे कम हरिद्वार। महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा दून, सबसे कम उत्तरकाशी। ओवरऑल साक्षरता पुरुष और महिला की मिलाकर सबसे ज्यादा साक्षरता दून में। ओवरऑल महिला और पुरुष की साक्षरता मिलाकर सबसे कम साक्षर जिला यूएस नगर। कई बार हरिद्वार में कंफ्यूज हो जाते हैं, हरिद्वार ओवरऑल में नहीं है, सिर्फ पुरुषों में है। यहां महिलाएं थोड़ा उधम सिंह नगर से ज्यादा है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
लिखेगा 1868 में ये नगर पालिका बना, नगर पालिका बना 1868 में, और लिखेगा 2011 में ये नगर निगम बना। क्या बना? नगर निगम बना। लिखेगा 1968 में नगर पालिका और 2011 में नगर निगम बना। कौन? देहरादून। लिख लीजिएगा। इसके अलावा अगला फैक्ट लिखिएगा, राज्य में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला यही है। ठीक है, मुस्लिम आबादी वाला जिला यही है। दूसरा लिखिएगा, राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित सूचित जाति, ठीक है, एससी का सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति है वो हरिद्वार जिले में है। लिखिएगा, राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति हरिद्वार जिले में है, हरिद्वार जिले में है। लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखा? ठीक है। एक और लिखिएगा, लिखेगा राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल वाला संसदीय लोकसभा संसदीय सीट यही है। लिखेगा, राज्य में सबसे कम, ठीक है, क्षेत्रफल वाला संसदीय लोकसभा सीट, संसदीय लोकसभा सीट, लोकसभा सीट हरिद्वार की है। लिखेगा, फैक्ट लिखेगा, राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल वाला संसदीय लोकसभा सीट जो है वो भी हरिद्वार में ही है। लिखेगा। तो आया समझ में आपको इतना? ठीक है, अपनी तैयारी देखो बिल्कुल छोड़नी नहीं है। ठीक है, चाहे किसी भी माध्यम से ले। बहुत सारे YouTube चैनल है, कई बार हमारी क्लास नहीं होती है तो औरों को भी फॉलो कर ले, वो भी मेहनत कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है ना। अब आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जो अच्छा कंटेंट दे रहा देखो उसकी तारीफ बनती है ना। कोई भी अच्छा कंटेंट दे रहा है, किसी का विरोध नहीं होना चाहिए जो अच्छा कंटेंट दे रहा है, क्योंकि देखो कोरोना चल रहा है इस बीच में, है ना, और फॉर्मों की संख्या ज्यादा है। क्या पता किस चैनल का आपको कौन सा क्वेश्चन आपकी लाइव बना दे। लेकिन ये भी याद रखें कि ज्यादातर, ठीक है, सोशल मीडिया या इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व ना रहे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई और किताबों में डूबे। जो भी मेरे छात्र हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन सी किताबों का हमें सोर्स लेना है, कौन सी किताबों का सोर्स नहीं लेना है। क्योंकि बच्चों देखो होता क्या है, अगर आपको पैटर्न का पता नहीं है, ठीक है, पैटर्न का पता नहीं है और आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है हिंदी में, खासकर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो आप मात खा सकते हो, पहले बता रहा हूं। तो यार जो जरूरी चीजें है, जो नेसेसरी है हिंदी, उसमें कमांड बिल्डअप करना, ठीक है। उत्तराखंड परीक्षावाणी तो पढ़ो ही, वो तो बेसिक है। माना कि लास्ट पेपर में नहीं आया पर बेस बनाने में कामयाब परीक्षावाणी ही होती है, ठीक है। तो उसके बाद परीक्षावाणी पढ़ने के बाद अदर बुक अजय रावत होगी, घनश्याम जोशी हो गई, और आजकल जो मार्केट में आ रखी है वो सब आप लोग कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताऊं 15-20 फरवरी के बीच में मेरी किताब लॉन्च होने वाली है, तो इस बार का कंटेंट पिछले बार से 10 गुना बेहतर होगा और उम्मीद के साथ इस बार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मिस्टेक बहुत कम हो। किसी को भी कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, लाइव क्लास देंगे, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर भी उसमें दे दूंगा और यूट्यूब चैनल का भी दे दूंगा कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग बोलो, और आपको डाउट होता है तो मैं संबंधित किताब का सोर्स भी आपके सामने इस बार रखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आजकल बुक का मिलान कर रहा हूं, तो कम से कम 8-10 किताबें हर एक क्वेश्चन में छटनी हो रही है और उम्मीद है कि इस बार मिस्टेक बहुत कम निकले। जो भी मिस्टेक निकल रही है, जो भी निकल रही है, अभी सेकंड चेकअप चल रहा है बुक का, तो उसमें निकल जा रहा है, ठीक है। बाकी पूरी कोशिश की है कि इस बार एरर फ्री मेरी बुक हो। साथ में देखो पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी आपको बताऊंगा मैं क्या करना है, कैसे करना है।
फिलहाल क्योंकि मुझे भी बुक का मिलान करना है और काफी काम रहते हैं, आजकल निर्वाचन है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम क्लास ले रहा हूँ, पर आज आना जरूरी था क्योंकि वरना आप बोलते कि सर क्लास नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों को शुभ रात्रि। यूथ क्लास की ओर से एक बार फिर से यूथ क्लास चाहता है कि आप लोग जो हैं आगे आगामी पेपरों में सफल हो। इसके लिए आपको अपनी चयन, अपना कंफर्टेबल जोन, जो अपना आपका कंफर्टेबल जॉनर है उसको त्यागना पड़ेगा। तो उसको जब त्यागोगे, जिस दिन त्याग दोगे उसी दिन आपका जो है स्ट्रगल टाइम शुरू हो जाएगा और आप लोग सफलता की ओर जो है बढ़ते रहेंगे। पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़े, ये मत सोचना कि मैंने इतना पढ़ लिया मेरा हो जाएगा। देखिएगा कंपटीशन इतना भयानक है ना, आप अगर 7 घंटे पढ़ रहे हो तो अगला 8 घंटे पढ़ रहा है, अगला 8 पढ़ रहा है, आप 8 पढ़ रहे हो अगला 9 पढ़ रहा है, आप 10 पढ़ रहे हो अगला 11 पढ़ रहा है। अब आप समझ सकते हो, है ना। बिल्कुल फोकस होके, समझ में नहीं आती चीजें, वो नहीं आती तो सुबह मेडिटेशन करो, तरीके से करो, 5 आधे घंटे अपने लिए सोचो, मेडिटेशन करो, तरीके से चीजों को हैंडल करना सोचो। दिन कैसे आज का दिन कल से कैसे बेहतर बनाया जाए और आज का कंटेंट कल से कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पे काम करो। रणनीतियां ये है आखिरकार, है ना। रणनीति ये थोड़ी है कि पढ़ते ले जाओ रट्टा मारो, रणनीति ये है कि कल से बेहतर हुआ कि नहीं मैं आज। ये देखो सफलता की कुंजी है, कल से बेहतर हुआ कि नहीं आज। कल जो मिस्टेक की है उन पे मेरा काम हुआ है, वैसे तो आज जो मिस्टेक हुई है आज ही काम हो जाना चाहिए, है ना। अगर वैसे जो मिस्टेक आज हुई है आज ही काम हो, ये ना हो कि उसको कल टालू। जिस दिन आपने सोच लिया कि आज का काम आज ही करना है तो वो भी एक सफलता का बहुत बड़ा जो है माध्यम होता है। तो इसी के साथ शुभ रात्रि। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं, लैपटॉप आता है तो कल लाइव मिलते हैं। तो कल लाइव मिलते हैं, ये क्लास का एंजॉय करें। हरिद्वार पहले पार्ट का दूसरा पार्ट कल आएगा। उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग जिला सीरीज खत्म कर देंगे और उत्तराखंड हिस्ट्री पे काम करेंगे, जहां तक छोड़ा था लास्ट, उसके बाद आगे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड मिसलेनियस पे काम करेंगे कि किस तरीके से आयोग जो है घुमा रहा आपको। ठीक है, चलेगा। शुभ रात्रि सभी को।